हेलो स्टूडेंट, देखिए हम लोग वो केमिस्ट्री का ये जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चल रहा है अपना चैप्टर, इसमें हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स तक बता दिए थे। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब हुआ कि हम लोग केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है और रिएक्शन कैसे हुआ है, मतलब कैसे पता चलता है हमको कि रिएक्शन हुआ है। वो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई थी, उसी से पता चल जाता है कि रिएक्शन हुआ है। जैसे एक बताए थे इवेल्युएशन ऑफ गैस, कुछ रिएक्शन होते हैं जिसमें गैस निकलता है। उसके बाद बताए थे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, मतलब कुछ रिएक्शन होते हैं जिसमें सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म होता है। उसके बाद उसमें चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर में भी 2 बताया गया था। चेंज इन टेम्परेचर में एक बताया गया था, एक एक्सोथर्मिक होता है, एक एंडोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें हीट निकलता है और एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है। तो ये चीज़ें हम बता दिए थे। आगे आज हमको देखना है केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो केमिकल इक्वेशन का मतलब देखो, रिएक्शन को हम एक वर्ड इक्वेशन होता है। वर्ड इक्वेशन का मतलब होता है, वर्ड इक्वेशन जैसे हम लोग रिएक्शन में ऐसे लिख सकते हैं कि व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमारा वर्ड इक्वेशन है और इस फॉर्म में हम लोग कहीं लिखते नहीं हैं। ये वर्ड इक्वेशन है। इसी को जब हम सिंबल या कंपाउंड के फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, इसको बोल सकते हैं कि द रिप्रेजेंटिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन इन फॉर्म ऑफ सिंबल एंड कंपाउंड। उसी को हम क्या कहते हैं, एक शॉर्ट हैंड मेथड होता है। रिएक्शन को लिखने का एक शॉर्ट हैंड मेथड है। जैसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीशियम का रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और यही चीज़ हम लोग शुरू से भी पढ़ते आ रहे हैं। कहीं पर हम लोग ये वाला रिएक्शन नहीं यूज किए हैं, वर्ड इक्वेशन में यूज भी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्लास 10th में देख रहे हैं छोटे छोटे रिएक्शन हैं और हायर क्लास में जाएंगे तो एक एक पेज का रिएक्शन होता है। अगर वर्ड इक्वेशन लिखेंगे तो 4 पेज में एक इक्वेशन ही लिखा जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं। तो रिएक्शन को लिखने का एक शॉर्ट हैंड मेथड क्या होता है, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, द रिप्रेजेंटिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो द शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ सिंबल एंड कंपाउंड, ये हमारा क्या बोला जाएगा, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा अगला टॉपिक, बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो बैलेंस के बारे में देखिए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब हुआ कि रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम इक्वल हो। किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम इक्वल होना चाहिए। मतलब नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मतलब रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग ये देखते हैं, कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, CO2। ये हमारा रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट में देखिए, एक कार्बन रिएक्टेंट में है, एक कार्बन प्रोडक्ट में है। 2 ऑक्सीजन रिएक्टेंट में है, 2 ऑक्सीजन प्रोडक्ट में है। तो ये हमारा क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। जैसे हम लोग चेंज इन टेम्परेचर में एक्सोथर्मिक का एग्जांपल लिए थे, कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ कराया गया था तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। अब यहाँ पर अगर हम देखें सारी चीज़ें तो कैल्शियम, एक कैल्शियम यहाँ पर है, एक कैल्शियम यहाँ पर है। 2 ऑक्सीजन रिएक्टेंट में है, 2 ऑक्सीजन प्रोडक्ट में है। 2 हाइड्रोजन रिएक्टेंट में है, 2 हाइड्रोजन प्रोडक्ट में। तो ये भी हमारा क्या है, बैलेंस है। ठीक है, तो बैलेंस का मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम इक्वल होना चाहिए। तो इसको हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और अनबैलेंस में क्या होगा, अनबैलेंस में नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नॉट इक्वल। इसमें इक्वल नहीं होता। तो इसको क्यों इक्वल किया जाता है, क्योंकि जो हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे कंजर्वेशन ऑफ मास वाला,
कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या बताया गया था? एंटोनी लेवोसियर ने बताया था कि रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई हो, इसीलिए रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं। ये पूछ भी सकते हैं लोग कि क्यों रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, क्यों किया जाता है? तो उसका रीजन हम लोग क्या बताएंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई हो, इसीलिए बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो देखिए अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब हुआ कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम इक्वल ना हो। तो जैसे एग्जांपल में हम लोग मैग्नीशियम का देखे थे, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ कराए थे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। तो इसमें देखो ये अनबैलेंस है क्योंकि मैग्नीशियम तो बैलेंस है, मैग्नीशियम दोनों तरफ एक है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर ऑक्सीजन कितना है? एक ही है। तो इसको हम क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। ठीक है, और बैलेंस करने का 2 तरीका होता है। एक तो हीट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, मतलब जो छोटे छोटे रिएक्शन रहेंगे उसको हम लोग देख के भी बैलेंस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, यहाँ भी मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 ही है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 2 लगा देंगे। और ये एक चीज़ ध्यान रखना कि ये हमेशा मल्टीपल के फॉर्म में होता है, मतलब हम यहाँ पर 2 नहीं लगाएंगे, नहीं तो जो हम लोग कंपाउंड बनाने का तरीका सीखे हैं कि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 कैंसिल हो जाता है यहाँ पर। तो ये हमारा सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे 2 लगा देंगे तो ये कंपाउंड ही नहीं है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। मैग्नीशियम ऑक्साइड कंपाउंड का मतलब MgO ही होता है। तो इसको हमेशा हम क्या करते हैं? मल्टीपल के फॉर्म में लिखते हैं। और तो जब यहाँ पर हम 2 लगाए तो ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस हो गया, लेकिन मैग्नीशियम डिसबैलेंस हो गया, तो यहाँ भी हम 2 लगा देंगे, तो इस तरह से ये बैलेंस हो जाएगा। जैसे वाटर का रिएक्शन, जब वाटर बनाते हैं हम लोग H2 और O2 लेकर, तो H2O बनता है। अब इसको अगर हम बैलेंस करना चाहें तो ये भी हीट एंड ट्रायल मेथड देख के बैलेंस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन हमारा कितना है? 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 ही है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? 2 लगा देते हैं। 2 लगाने पर ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन हमारा डिसबैलेंस हो गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ भी 2 लगाएंगे, तो 4 हाइड्रोजन इधर है, 4 हाइड्रोजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर। ठीक है, इसी तरीके से हमारा N2 और H2 का होता है। ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, ये बोर्ड के पेपर में भी पूछा जा चुका है। इसको बैलेंस कैसे करेंगे? NH3 बनता है, तो ये भी हम देख के ही बैलेंस करेंगे। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन हमारा 1 है, इधर नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन इधर 3 है, हाइड्रोजन इधर 2 है। तो अगर हम नाइट्रोजन को बैलेंस कर दें तो नाइट्रोजन तो हमारा बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया, हाइड्रोजन हमारा 6 बन गया। अब हाइड्रोजन अकेले है तो इसको हम 6, 4, 8, 16 जितना होगा हम बना सकते हैं अपने आप से। तो यहाँ पे हम 3 कर देंगे, तो इस तरह से हमारा ये बैलेंस हो जाएगा। तो ये तो हमारा तरीका है हीट एंड ट्रायल मेथड का। इसके बाद एक रूल होता है, रूल के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं उसको देख लीजिए एग्जाम्पल से। रूल से कैसे बैलेंस किया जाएगा? जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, Fe का रिएक्शन अगर हम H2O के साथ कराते हैं तो ये हमारा बनता है Fe3O4 प्लस H2। अब इसको बैलेंस करना अगर हम हीट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे तो उसमें शायद समय लग सकता है, तो उसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए एक रूल होता है, उस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम बैलेंस करेंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा ये। इसमें क्या करते हैं? पूरे रिएक्शन में वो चाहे रिएक्टेंट का पार्ट हो चाहे प्रोडक्ट का पार्ट हो, पूरे रिएक्शन में हम सबसे बड़ा कंपाउंड सेलेक्ट करते हैं। अब सबसे बड़ा कंपाउंड तो दिख ही जाएगा ना कि कौन सा सबसे बड़ा कंपाउंड है। ये हमारा सबसे बड़ा कंपाउंड दिख रहा है पूरे रिएक्शन में। अभी इसमें जो सबसे ज़्यादा होगा नंबर ऑफ एटम, जैसे ऑक्सीजन 4 एटम है, आयरन हमारा 3 है, तो जो सबसे ज़्यादा है सबसे पहले हम उसी को बैलेंस करते हैं, फिर उसके बाद उससे कम वाला बैलेंस किया जाएगा, फिर उससे कम वाला, फिर सबसे कम वाला, इसी तरीके से बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा 4 है, पहले सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन 4 है और इधर ऑक्सीजन हमारा 1 ही है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 4 लगा देंगे, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। फिर उसके बाद आयरन को देखें तो आयरन हमारा 3 है। अब आयरन यहाँ पे 3 है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 3 लगा देंगे, आयरन भी बैलेंस हो गया। अब बाकी जो एक बचता है तो उसको हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 8 हाइड्रोजन है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 4 लगा देंगे। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से हम किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और देख लें इसका, बेरियम क्लोराइड BaCl2 और
एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, और इससे हमारा बनता है एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि एल्युमिनियम की वैलेंसी क्या है? 3 है, क्लोरीन के 1 है। यहाँ पे जैसे बेरियम की वैलेंसी क्या है? 2 है, तभी तो ये Cl2 लिखा है ना, क्योंकि क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। इस तरीके से देखो जो बताया गया था स्टार्टिंग में चैप्टर में कि वैलेंसी पॉलीएटॉमिक आयन की और एलिमेंट की, इन सब की वैलेंसी, देखो एलिमेंट की वैलेंसी याद करने की जरूरत है नहीं। एलिमेंट अगर तुम लोगों को एटॉमिक नंबर, सिंबल, ये सारी चीजें पता है तो किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी बड़े आराम से बता सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके। कम से कम 1 से 20 तक का एलिमेंट, एटॉमिक नंबर, सिंबल तो याद होना ही चाहिए। जैसे अभी एल्युमिनियम की हम बात कर रहे हैं, अगर हमको एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर पता है 13 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे बोरबरी के रूल से, 2 8 3, लास्ट में 3 है तो वैलेंसी इसकी 3 है। ठीक है, तो वैलेंसी एलिमेंट की हमको नहीं याद करनी है, लेकिन जो पॉलीएटॉमिक आयन की वैलेंसी क्लास 9th में बताया गया है वो याद करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा है Al2SO4 का होल थ्राइस, तो इसमें सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए यहाँ पे 2 लगा है। एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, इसलिए यहाँ पे 3 लगा है। ठीक है, तो इससे हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है? एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। अब देखो बेरियम की भी वैलेंसी 2 है, क्योंकि वो हमको यहाँ से पता चल गया। ये तो रिएक्टेंट हमारा दिया ही रहेगा ना। मान लीजिए रिएक्शन करने के लिए आ गया कि व्हाट हैपन व्हेन बेरियम क्लोराइड इज रिएक्ट विद एल्युमिनियम सल्फेट, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? प्रोडक्ट जब बनाना होगा तो ये तो पता ही रहेगा, तो यहाँ से वैलेंसी हम लोग ढूंढ सकते हैं। तो बेरियम सल्फेट अगर लिखना होगा तो BaSO4 ही लिखा जाएगा, क्योंकि बेरियम की वैलेंसी 2 है, सल्फेट की वैलेंसी 2 है। ठीक है, तो अब अगर इसको हमको बैलेंस करना होगा तो जो ऊपर रूल लगाए हैं वही यहाँ भी लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? पूरे रिएक्शन में सबसे बड़ा कंपाउंड सेलेक्ट करिए, और सबसे बड़ा कंपाउंड सबको दिख जाएगा आराम से कौन सा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे 2 क्लोरीन 1 बेरियम है, 3 ही एटम है इसमें 12 ऑक्सीजन है, 3 सल्फर है, 2 एल्युमिनियम है यहाँ पर। तो सबसे बड़ा कंपाउंड हमारा यही दिख रहा है। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा है पहले उसको बैलेंस करें, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो सबसे ज़्यादा हमारा ऑक्सीजन ही है, ऑक्सीजन यहाँ पे 12 है, तो ऑक्सीजन को पहले बैलेंस कर दो। इधर ऑक्सीजन देख लो कितना है, 4 है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 3 लगाएंगे। हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिए। इसके बाद क्या करेंगे? सल्फर देखते हैं। सल्फर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 लगाने से सल्फर भी बैलेंस हो गया है, तो उसको भी छोड़ दीजिए। आते हैं एल्युमिनियम पर। एल्युमिनियम हमारा 2 है, यहाँ पर एल्युमिनियम 1 ही है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 2 लगा देंगे, एल्युमिनियम भी बैलेंस हो गया। अब इसके बाद जो बच रहा है उसको हम बैलेंस कर सकते हैं। जैसे बेरियम इधर 3 है, इधर बेरियम 1 ही है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे 3 लगा देंगे, बेरिलियम भी बैलेंस हो गया। क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन यहाँ पे 6, यहाँ 6, मतलब सब कुछ हमारा बैलेंस है। तो इस तरह से हम रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, एक हिट एंड ट्रायल मेथड लगाकर, और एक ये इस रूल से बैलेंस किया जाता है। इसमें 10-12 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में दिया भी गया है, तो वहाँ से ये समझ में आ जाएगा कि कैसे रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। क्योंकि आगे जो नेक्स्ट 2-3 चैप्टर हैं उसमें हम रिएक्शन पढ़ेंगे, और अगर पेपर में भी आ रहा है तो रिएक्शन को बैलेंस करके ही लिखा जाता है, इसलिए ये सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब हमारा आएगा टाइप ऑफ रिएक्शन बताएंगे। देखिए इसके बाद टाइप ऑफ रिएक्शन है। टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ने से पहले थोड़ा सा और जानकारी दे देते हैं इक्वेशन के बारे में कि कैसे हम रिएक्शन को और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। देखो रिएक्शन हो या कुछ भी अगर हम लिख रहे हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि जो एग्जामिनर देख रहा है अगर उसके समझ में सब कुछ अच्छे से आ गया तो नंबर तुमको दे देगा अच्छा। जैसे हम लोग रिएक्शन आराम से वैसे लिख देते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। अगर उसी में मैग्नीशियम में हम उसका स्टेट लिख दें, जैसे हम बता रहे हैं कि कैसे रिएक्शन को हम और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, तो उसमें हम क्या लिख सकते हैं? फिजिकल स्टेट लिख सकते हैं। फिजिकल स्टेट लिखने से हमारा रिएक्शन थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव हो जाएगा। जैसे हम लोग कार्बन लिखते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 बनता है ना। अब इसमें अगर हम स्टेट लिख देते हैं, जैसे कार्बन हम लोग सॉलिड लेते हैं तो यहाँ पे सॉलिड लिख दीजिए, ठीक है। ऑक्सीजन गैस है तो इसको गैस लिख दो। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है तो इसको गैस के फॉर्म में लिख दो, ठीक है। जैसे कोई सोल्यूशन की बात करता है तो उसमें हम AQ लिख देते हैं, एक्वस है।
गैस है तो गैस, सॉलिड के लिए एस। तो ये थोड़ा सा फिजिकल स्टेट लिखने से रिएक्शन हमारा इंफॉर्मेटिव हो जाता है। जैसे अगर हम एसिड का यूज कर रहे हैं किसी भी रिएक्शन में, तो उसमें एसिड की कंसंट्रेशन लिखते हैं, कंसंट्रेशन लिख सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस। इससे भी रिएक्शन हमारा थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव हो जाएगा। जैसे हम लोग जिंक का रिएक्शन HCl के साथ अगर करा रहे हैं, जिंक का रिएक्शन HCl या H2SO4 के साथ अगर हम करा रहे हैं, तो सिर्फ HCl जिंक जैसे सॉलिड लिख दिए, HCl हमारा ये एक्वस हो गया, और इससे हमारा बनता है ZnCl2 जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए ये एक्वस होता है, ये हमारा गैस के फॉर्म में हो गया, गैस में ऊपर की तरफ एरो बना दिए, फिजिकल स्टेट लिख दिए। अब ये जो एसिड यूज किए हैं, अगर यहीं पर थोड़ा सा हम लिख दें डाइल्यूट HCl, एसिड हम कौन सा यूज करते हैं, डाइल्यूट HCl, क्योंकि लैब में देखो एसिड बहुत ही खतरनाक होती है। कुछ एसिड जैसे HCl हुआ, H2SO4 हुआ, H2SO4 को हम तेजाब भी बोलते हैं, उसको किंग ऑफ केमिकल भी बोला जाता है, जो बैटरी में यूज करते हैं। तो ये सब एसिड जो होती है बहुत खतरनाक होती है। स्कूल वाले लैब में इसको डाइल्यूट करके रखा जाता है, क्योंकि बच्चे जो है वो कुछ ज़्यादा ही खुरापाती होते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, वो उससे जल सकते हैं, वो अपना नुकसान कर सकते हैं। क्योंकि वो रिएक्शन होता है ना, कई रिएक्शन ऐसे होते हैं जो हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं। जैसे डाइल्यूट करना ही रहता है, अगर एसिड को वाटर में मिला दीजिए वो ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो है बचाने के लिए स्कूल की जो लैब होती है उसमें एसिड को हमेशा डाइल्यूट करके रखा जाता है। तो यहाँ पर हम अगर जिंक का यूज कर रहे हैं, जिंक डस्ट मिला रहे हैं HCl में, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे डाइल्यूट लिख दें, या अगर कंसंट्रेटेड एसिड यूज कर रहे हैं तो CONC लिख दें। ठीक है, जैसे कॉपर का अगर हम HNO3 के साथ करा रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कंसंट्रेटेड HNO3। इससे हमारा क्या होता है कि थोड़ा सा रिएक्शन और इंफॉर्मेटिव हो जाता है। तीसरी चीज हम लोग क्या यूज करते हैं कि किस कंडीशन में रिएक्शन हो रहा है। किस कंडीशन का मतलब हुआ कि कितना प्रेशर, कितना टेम्परेचर है। जैसे हम लोग अभी रिएक्शन पढ़े थे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, ये हमारा गैस है, गैस का सिंबल लिख दो। ये कितने टेम्परेचर और प्रेशर पे होता है, जैसे 500 डिग्री 500 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और लगभग इसी के आसपास में टेम्परेचर भी लेते हैं। ठीक है, और Fe कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, तो इससे हमारा क्या बनता है, NH3 बनता है, अमोनिया गैस बनती है। ठीक है, इसको बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, तो ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है वो चीज लिख दिया जाता है। एक कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट का मतलब क्या, कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, उससे रिएक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कैटलिस्ट यूज करने का देखो, कुछ रिएक्शन होते हैं वो इतना स्लो होता है कि उसको 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं रिएक्शन होने में, तो उसके लिए क्या करते हैं, कुछ कैटलिस्ट यूज करते हैं। कैटलिस्ट का मतलब जैसे हम लोग, और कैटलिस्ट का पूरे रिएक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पर कैटलिस्ट क्या यूज कर रहे हैं, आयरन यूज कर रहे हैं। जैसे आगे हम लोग कार्बनेट्स कंपाउंड चैप्टर में पढ़ेंगे, वो एडिशन रिएक्शन उसमें बताया जाएगा। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं, इसका जब हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो यहाँ पर निकल कैटलिस्ट यूज करते हैं, निकल कैटलिस्ट यूज करते हैं, और ये बनता है CH3CH3। ठीक है, तो ये कैटलिस्ट से क्या होता है, रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो हम लोगों को रिएक्शन में लिखने से क्या होगा कि वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाता है। तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए इसके बाद है इसमें टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने टाइप के रिएक्शन होते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन में हमारा सबसे पहला क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला क्या है हमारा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। देखो इक्वेशन को चाहे इक्वेशन हम वर्ड यूज करें चाहे रिएक्शन यूज करें वो एक ही चीज है, क्योंकि हम बार बार यही स्टार्टिंग से हम इक्वेशन ही लिखते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिखो चाहे कॉम्बिनेशन इक्वेशन लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्बिनेशन का मतलब देखो नाम से ही पता चल रहा है कि हम चीजों को इसमें कंबाइन करेंगे। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ कि जब हम दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को कंबाइन कर एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करें। ठीक है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। या ऐसे बोल सकते हैं कि दोज रिएक्शन इन विच टू सब्सटेंसेज आर कंबाइंड टू फॉर्म सिंगल सब्सटेंस। ठीक है, जिसमें दो सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी हमारे दो तीन टाइप हो सकते हैं। जैसे हम एलिमेंट को कंबाइन करते हैं उससे कंपाउंड बनाते हैं, जैसे एलिमेंट कंपाउंड को कंबाइन करके बनाते हैं कंपाउंड बना लेते हैं, जैसे कंपाउंड का रिएक्शन होता है। तो एग्जाम्पल में इसमें देखिए, जैसे हम कार्बन का ऑक्सीजन के साथ करे थे तो CO2 बना था, ये भी हमारा एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, एलिमेंट कॉम्बिनेशन। जैसे H2 प्लस O2 से बनाए थे H2O, ये भी हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। Mg प्लस O2 से भी हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए थे, ये भी हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जैसे अगर हम कंपाउंड की बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड देखो इसको अभी दो तीन बार बता चुके हैं तो ये तुम लोगों को याद भी हो गया होगा कि इसका जो एग्जाम्पल है हम लोग दो जगह बता सकते हैं कि एक्सोथर्मिक के एग्जाम्पल में, एक्सोथर्मिक में भी अगर पूछा जाए, कोई पूछे कि एक्सोथर्मिक क्या है तो तुम लोग बताओगे कि जिसमें हीट इवॉल्व होती है वो एक्सोथर्मिक है। बोलो एग्जाम्पल बताइए, तो एग्जाम्पल के लिए हम इसका यूज बता सकते हैं। ठीक है, इससे हमारा क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हीट निकलता है। तो यहाँ पर ये कंबाइन होकर दो कंपाउंड कंबाइन होकर एक सिंगल कंपाउंड बना रहा है, या दो सब्सटेंस देखो इसीलिए हम सब्सटेंस बोल रहे हैं क्योंकि उसमें हम पर्टिकुलर एलिमेंट या कंपाउंड नहीं अकेले बोला जा रहा है कि एलिमेंट कॉम्बिनेशन, इसीलिए हम सब्सटेंस बता रहे हैं, उसमें हमारा सब आ जाएगा। चाहे एलिमेंट कॉम्बिनेशन बोलिए, चाहे एलिमेंट कंपाउंड बोलिए, चाहे कंपाउंड बोलिए। ठीक है, तो ये दो कंपाउंड है कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक है, अब ये रिएक्शन भी तुम लोगों को याद हो गया होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम इसका नाम होता है, कॉमन नेम में हम क्विक लाइम यूज करते हैं। और एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन इस पे है कैल्शियम ऑक्साइड पर कि एक सब्सटेंस है यक्स। ठीक है, एनसीईआरटी में ही क्वेश्चन है कि एक सब्सटेंस यक्स है जिसका यूज हम लोग व्हाइट वॉशिंग में करते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं कि एक अननोन सब्सटेंस, एक अननोन नाम दे देंगे कि यक्स है, के है, वाई है, ऐसे कि तो ये वाला क्वेश्चन क्या है कि एक सब्सटेंस यक्स है जिसका यूज हम लोग व्हाइट वॉशिंग में करते हैं। अब यहाँ से हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि व्हाइट वॉशिंग में किसका यूज करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड का ही करते हैं। ठीक है, तो देखो पहला हम कहाँ पे इसका यूज किए? एक्सोथर्मिक में। दूसरा हम कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल में बता रहे हैं। तीसरा ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन में है। ठीक है, इसीलिए मैं एक ही रिएक्शन को दो तीन चार जगह बताने से क्या होगा कि तुम लोगों को एकदम ये तैयार हो जाएगा। तो व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं और बोला गया था कि उसका नाम बताइए और फार्मूला बताइए। एक क्वेश्चन तो ये था कि नेम और फार्मूला बताइए। तो नेम में क्या है? ये कैल्शियम ऑक्साइड है, फार्मूला इसका क्या है? कैल्शियम CaO है। दूसरा बोला गया था कि इसका वाटर के साथ रिएक्शन होगा X का, तो क्या बनेगा? X हमारा यही है ना, तो वाटर के साथ रिएक्शन कराने पे यही तो बन रहा है हमारा। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसके बाद हमारा सेकंड क्या होता है? सेकंड में आएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? डिकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन का जस्ट उल्टा होता है। उसमें दो सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस बनाता है, और इसमें एक सिंगल सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाएगा। मतलब दोज रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू टू आर मोर देन सिंपलर सब्सटेंस। ठीक है, तो जिसमें एक सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा में टूटता है, डिकम्पोजिशन का मतलब टूट जाना, डिकम्पोज हो जाना। तो जिसमें एक सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाएगा वो हमारा क्या होता है? डिकम्पोजिशन। और एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन भी है कि कॉम्बिनेशन को डिकम्पोजिशन का उल्टा क्यों बोला जाता है, तो उसको हम लोग डेफिनीशन लिखकर और एग्जाम्पल से डिफरेंस बता सकते हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों में।
और देखिए ये जो डिकम्पोजिशन होता है ना, ये हमारा 3 टाइप्स का होता है। पहला हमारा है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या हुआ कि जो हीट देने पर टूटता है। थर्मल डिकम्पोजिशन में हीट देने पर टूटता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये हीट देने पे टूटता है, ध्यान रखना इसको। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट दिया जाएगा, देखो चाहे हीट लिखो या सिंबल बना दो, ये सिंबल बना दो, सिंबल से भी देखिए जो केमिस्ट्री का टीचर होगा वो समझ जाएगा कि ये सिंबल किसका है, हीट का ही है। ठीक है, तो ज़्यादातर तुम लोग ये सिंबल यूज कर सकते हो, हीट लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये ट्रायंगल बना दिया करो, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कर देंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि ये हीट ही है। क्योंकि जो कॉपी चेक करेगा वो साइंस का और केमिस्ट्री का टीचर होगा तो वो आराम से पकड़ लेगा। तो मैथ वाला तो चेक करेगा नहीं, केमिस्ट्री नहीं, मैथ वाला इसको ट्रायंगल बनाएगा कि ये ट्रायंगल बना है। ठीक है, तो हीट देने पर ये क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाएगा। हीट देने पर ब्रेक हो रहा है, इसलिए इसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। इसके और एग्जाम्पल में जैसे फेरस सल्फेट क्रिस्टल होता है FeSO4 7H2O। फेरस सल्फेट ये क्रिस्टल है क्योंकि इसमें वाटर के वो हैं, वाटर इसमें प्रेजेंट है हमारा। तो जब इसको हीट दिया जाएगा तो ये फेरस सल्फेट प्लस 7H2O में टूट जाएगा। देखो ये फेरस सल्फेट क्रिस्टल है और ये हमारा फेरस सल्फेट एनाहेड्रस है। देखो ये हम पहले भी बता चुके हैं कि जिसमें वाटर प्रेजेंट होता है उसको अगर सोल्यूशन है तो एक्वस बोलेंगे, या अगर सॉलिड सब्सटेंस है तो उसको क्रिस्टल बोला जाएगा जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। और जिसमें नहीं होता है वाटर उसको हम एनाहेड्रस बोलते हैं। तो ये फेरस सल्फेट हमारा कैसा है, एनाहेड्रस है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा हीट देने पर ब्रेक हो रहा है, तो ये हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन है। दूसरा हमारा कौन सा है, सेकंड है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी देने पर ब्रेक होगा। इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट देने पर टूटेगा। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग वाटर का देते हैं। वाटर जो है अगर इसमें करंट दिया जाए, करंट पास करवाया जाए या इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया जाए तो इस टूट जाता है हमारा H2 और O2 में टूट जाएगा। ठीक है, और ये देखिए ये होता कैसे है, अगर इसको हम चाहे तो एक एक्टिविटी से भी समझ सकते हैं और ये हम लोग घर पे भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, ये हमारा एक इलेक्ट्रोड है। एक को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, एक को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। जो पॉजिटिव वाला होता है इसको हम एनोड बोलते हैं और जो नेगेटिव वाला होता है इसको कैथोड बोला जाता है। और इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड का मतलब कैथोड और एनोड दोनों होता है। ठीक है, तो जब इसमें वाटर है H2O, अगर वाटर फिल कर दें तो देखिए इसमें फिजिक्स में तुम लोगों को पढ़ाया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी में कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है। तो हाइड्रोजन हमारा पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन निगेटिव होता है। तो ऑक्सीजन निगेटिव है तो ऑक्सीजन हमारा कहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव के पास आएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन गैस के बबल्स दिखाई देंगे और हाइड्रोजन हमारा निगेटिव के पास आएगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के बबल्स दिखाई देते हैं। इस एक्टिविटी से भी बोर्ड के पेपर में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था और एनसीईआरटी में भी शायद उसमें एनसीईआरटी एक्सरसाइज में है भी क्वेश्चन कि क्यों एक पर मतलब कैथोड पर एनोड से डबल गैस दिखाई देता है। ठीक है,
कैथोड पर एनोड का जस्ट दुगना गैस इसमें इसके बबल्स दिखाई देते हैं। उसका रीजन क्या है? देखिए जो H2O होता है हमारा H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है ये 2:1 में होता है, इसलिए हाइड्रोजन गैस के बबल्स ज़्यादा दिखाई देते हैं, ऑक्सीजन के कम होते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी देने पे हमारा ये एग्जाम्पल बता सकते हो। और भी इसमें एग्जाम्पल है, जैसे NaCl में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं, अगर इसमें हम करंट पास कराते हैं तो ये Na+Cl2 में टूट जाता है। और भी ले सकते हैं, जैसे Al2O3 है, इसमें अगर हम करंट पास कराते हैं तो ये Al+O2 में टूट जाता है। तो दूसरा हमारा कौन सा हो गया? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। और तीसरा कौन सा होता है? फोटो डिकम्पोजिशन। थर्ड है हमारा फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन में क्या होता है? जो लाइट के प्रेजेंस में टूटता है, लाइट के प्रेजेंस में टूटता है। और ये जो लाइट के प्रेजेंस में टूटने वाला रिएक्शन है, ज़्यादातर जो हमारे हैलोजन के रिएक्शन होते हैं, हैलोजन का मतलब FCl Bri, इनके रिएक्शन ज़्यादातर केसेस में सनलाइट के प्रेजेंस में ही होता है। जैसे अगर हम AgCl AgBr ले लें, AgBr, और इसमें जब सनलाइट पड़ेगा, जब इस पे सनलाइट पड़ता है तो ये किस में टूट जाएगा? Ag+Br2 में, Ag+Br2 में टूट जाएगा। तो ये लाइट के प्रेजेंस में। एक और एग्जांपल, जैसे हम लोग हाइड्रोजन परऑक्साइड एक होता है H2O2, इसका नाम होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये जब UV रेज में इस पे पड़ती है तो ये H2O और O2 में टूट जाता है, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा कौन सा हो गया? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन में क्या बताया गया कि एक सिंगल सब्सटेंस दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरा है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम तुम लोगों को बताए थे एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, उसका यूज हम यहाँ पर करेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट, एलिमेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, तो उसमें मैं नाम नहीं ले रहा हूँ कि मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव को। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। दोज रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। और इसके लिए हम लोगों को मेटल की जो रिएक्टिविटी सीरीज बताई गई थी वो पता होना चाहिए, नॉन मेटल का जो बताया गया था वो पता होना चाहिए। जैसे मेटल वाले में हम लोग बताए थे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, Fe, आयरन, Sn, टिन हो गया, Pb है हमारा लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ठीक है। ये हमारा मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज है। और इसको हम याद करने का तरीका भी बताए थे, कैसे याद किया जाता है। जैसे केदार, केदार का हम लोग के ले लेते हैं, केदारनाथ का माली, माली से हम लोगों को पता चल जाएगा कि Mg मैग्नीशियम आ रहा है। केदारनाथ का माली, आलू से Al, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है क्योंकि हर तरफ अलग आलू पड़ता है, ठीक है। अब इसमें सबका नाम भी पता होगा, जैसे Sn हमारा टिन होता है, लोग भूल जाते हैं अक्सर, Sn टिन है। Pb हमारा लेड होता है, बाकी इधर मरकरी है, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ठीक है। ये तो मेटल का हो गया। नॉन मेटल वाले में हम 2-3 बताए थे, जैसे FCl Br
आई, ये हम नॉन मेटल में बताए थे इसकी रिएक्टिविटी में। अब इसमें क्या होगा, जैसे हम रिएक्शन कराते हैं जिंक का रिएक्शन अगर हम कॉपर सल्फेट के साथ करा दें, तो इसमें हम देखें तो जिंक हमारा कॉपर के ऊपर है। जिंक कहाँ पर है, यहाँ पर है, और कॉपर यहाँ पर है। तो जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो जिंक इसको हटा देगा, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस CO। और वैसे भी इसको चाहे केमिस्ट्री में हम लोग देखें, चाहे अपने डेली लाइफ में देखें, रियल लाइफ में देखें, वहाँ भी जो ज़्यादा पावरफुल होता है वो कम पावरफुल वाले को डिस्प्लेस ही कर देता है, उसको हटा ही देता है। तो यहाँ पर भी हमारा जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव था, तो जिंक क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल में भी है, NCERT का ये क्वेश्चन भी है कि जब हम लोग क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में आयरन नेल डालते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि हमारा जो कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट, इसको हम लोग ब्लू विट्रॉल बोलते हैं। कॉपर सल्फेट जो होता है इसको क्या बोला जाता है, ब्लू विट्रॉल। कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रॉल बोला जाता है। ब्लू विट्रॉल जो हम लोग पहले लेई यूज करते थे, 1 रुपए वाली लेई आती थी नीले कलर की, उसमें हमारा ये होता था कॉपर सल्फेट, इसीलिए उसका नाम ये ब्लू विट्रॉल होता है। और देखो जब ये इसमें हम लोग आयरन नेल डालेंगे, ये एक सोल्यूशन है हमारा, कॉपर सल्फेट एक सोल्यूशन है। जब आयरन नेल डाला जाता है ना, तो इसका कलर चेंज हो जाता है। इसका कलर कैसे चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर होगा क्या, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और हमारा बनेगा FeSO4 प्लस Cu। FeSO4 इसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन कलर का होता है। तो क्या इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन विट्रॉल बोलते हैं, इसलिए इसका कलर चेंज हो जाता है। जो NCERT में क्वेश्चन है उसमें यही पूछा गया है कि जब कॉपर सल्फेट में आयरन नेल डालते हैं तो उसका कलर क्यों चेंज हो जाता है। तो होता क्या है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है चौथा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पर हम लोग मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर एटम्स आपस में एक्सचेंज होते हैं, एटम्स आपस में एक्सचेंज होगा, या आयंस बोल सकते हैं, आयंस आपस में एक्सचेंज होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम देखें, बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl, तो यहाँ पर क्या होगा, बेरियम और अमोनियम ये आपस में एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, बेरियम हमारा यहाँ पर आ जाएगा और अमोनियम यहाँ पर आ जाएगा। तो एटम्स आपस में क्या हो रहे हैं, या आयंस आपस में क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। तो इससे हमारा बनेगा क्या, BaCl2। बेरियम किसके साथ आ गया, क्लोरीन के साथ, और अमोनियम किसके साथ चला गया, हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये आपस में क्या हो गए, बदल गए। जैसे इसको अगर हम आयंस में तोड़ के देखें तो बेरियम हमारा इस पे 2+ चार्ज होता है, 2+ चार्ज होता है। हाइड्रोक्साइड पे 1- होता है, लेकिन 2 हाइड्रोक्साइड है। अगर हम इसको तोड़ें तो अमोनियम पर 1+ चार्ज होता है और क्लोरीन पर 1- चार्ज होता है। तो ये प्लस माइनस, ये आयंस आपस में बदलते हैं। यही तो मैं बता रहा हूँ ना कि ये आयंस आपस में क्या होंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। तो इससे हमारा क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलो, चाहे इसको हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के एग्जांपल में भी बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा BaCl2 जो बना है ना, ये एक सॉलिड सब्सटेंस बना है। प्रेसिपिटेट भी बता सकते हो। जितने हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं सभी प्रेसिपिटेशन के एग्जांपल में बता सकते हो। जितने फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है सबको हम एक्सोथर्मिक के एग्जांपल में बता सकते हैं, क्योंकि सब में क्या होता है, हीट निकलता है। ठीक है, देखिए इसमें आगे जो है हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हम अभी एक्सप्लेन ही कर रहे हैं कि जितने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं सभी प्रेसिपिटेशन में होते हैं। एक इसमें आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम लोग क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो ये भी चीज़ें जो है हम लोग एसिड बेस साल्ट सेकंड चैप्टर में वहाँ पर इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आगे हमारा जो आता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर का।
देखिए तो इसमें हम बता रहे थे जो हमारा पांचवा है सबसे इम्पोर्टेंट में है और पूरे टाइप में, क्योंकि इससे कई क्वेश्चन बन जाते हैं बोर्ड के पेपर में। कई क्वेश्चन बनने का मतलब पूछ लेगा कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है, रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। और ये हमारा लास्ट भी है, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स में देखो ये दो टाइप का हमारा होता है, एक ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन है, और एक क्या होता है, रिडक्शन होता है। इन्हीं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों में से कुछ वर्ड लेकर रिडक्शन रेडॉक्स बनाया गया, क्योंकि इसका रेड लिया गया है और इसका ऑक्स, रेडॉक्स। ठीक है, देखो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अभी इसका एग्जांपल से ये सब समझ में आएगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चाहे हाइड्रोजन लॉस हो, चाहे इलेक्ट्रॉन लॉस हो, या ऑक्सीजन गेन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन, यहीं से इसको समझ के रखना। दूसरा हमारा क्या है, रिडक्शन। रिडक्शन में ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा होता है। इसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और एक चीज इसमें ये ध्यान रखना कि देखो जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका भी ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है। ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझिए। जैसे अगर हम लोग देखें तो कॉपर का रिएक्शन अगर हम H2O के साथ करा दें, कॉपर का अगर हम H2O के साथ कराते हैं तो हमारा बनता है CuO प्लस H2। ठीक है, ये बन रहा है। अब इसमें देखिए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो कॉपर का अगर देखें तो कॉपर यहाँ पर अकेले था, इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ। कॉपर में क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ, और कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। कॉपर का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और इसमें से देखिए तो ऑक्सीजन निकला है, पहले ये H2O था, अब हमारा H2 ही बचा है, तो इसमें से ऑक्सीजन निकला है। इसका मतलब ये क्या है, रिडक्शन है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ठीक है, और देखिए हम क्या बताए कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन होता है उसको क्या बोला जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल है, बस ये समझ लेना कि जहां पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, जैसे हम लोग मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, नॉन मेटल का ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, तो वो सभी हमारे किसके एग्जांपल में आ जाएंगे, ऑक्सीडेशन के। ठीक है, और इसमें इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो इसका एप्लीकेशन है, कि हम लोग जो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ रहे हैं इसका हम डेली लाइफ में कहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एप्लीकेशन क्या है, हम क्या बता रहे हैं कि इसका हम लोग डेली लाइफ में कहाँ यूज करते हैं। जैसे इसमें कुछ चीज़ें हैं, एक एप्लीकेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का एप्लीकेशन क्या है, सबसे पहला एप्लीकेशन इसका होता है कोरिजन। कोरिजन का मतलब क्या होता है, कोरिजन को अगर हम लोग वैसे समझे तो ये इसका मतलब होता है किसी चीज को खराब कर देना, कोरोट कर देना। कोरिजन का मतलब क्या हुआ कि स्लोली ईटिंग अप ऑफ मेटल ड्यू टू अटैक ऑफ मॉइस्चर या एटमॉस्फेरिक गैसेज जो होती हैं, इससे क्या होता है, मेटल में रस्ट लगने लगता है। और ये हम एग्जाम्पल में उसमें बता चुके हैं, जब कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे थे तो उसमें आयरन का हम लोग बताए थे। आयरन का हम लोग क्या बताए थे
कि आयरन का रिएक्शन जब मॉइस्ट एयर के साथ हुआ था तो उसमें रस्ट बना था, और रस्ट से क्या होता है कि मेटल हमारा धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो इसमें हम कोरिजन में क्या बता सकते हैं कि स्लोली ईटिंग अप ऑफ मेटल ड्यू टू अटैक ऑफ मॉइस्चर और एटमॉस्फेरिक गैसेस, ठीक है। और इसमें रस्ट, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लोग क्या बताते हैं, रस्ट। रस्टिंग जो होता है कोरिजन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। और रस्ट हमारा सिर्फ आयरन में ही नहीं, जैसे कॉपर में लगता है, कार्बोनेट रस्ट लगता है ग्रीन कलर का, जैसे सिल्वर में लगता है ब्लैक कलर का रस्ट लगता है, आयरन में तो हमारा ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन बताया गया था। देखो रस्टिंग से प्रिवेंट कैसे करते हैं, ये चीज़ें हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि, और इसको हम मेटल नॉन मेटल चैप्टर में भी बताएंगे। कोरिजन और रस्टिंग जो बताया जाएगा ये सब वहाँ भी बताया जाएगा। रस्टिंग से प्रिवेंट कैसे करते हैं, एक होता है ग्रीसिंग ऑयलिंग कर देते हैं। देखो रस्टिंग से अगर हमको प्रिवेंट करना है तो किसी भी तरीके से मेटल पर ऑक्सीजन का कांटेक्ट खत्म कर दें। अगर ऑक्सीजन उसके कांटेक्ट में नहीं आएगा मेटल में तो क्या रहेगा, हमारा सुरक्षित रहेगा, मतलब उस पर रस्ट नहीं लगने पाएगा। तो हम ऑक्सीजन का कांटेक्ट खत्म करने के लिए क्या करेंगे, उसमें ग्रीसिंग ऑयलिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं। एक गैल्वेनाइजेशन होता है, गैल्वेनाइजेशन का मतलब हुआ कवरिंग ऑफ आयरन सरफेस विद जिंक, ठीक है। आयरन सरफेस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जिंक का लेयर लगा दें, रस्ट नहीं लगेगा। और एक इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि हम लोग एलॉय बना दें, जैसे स्टील होता है ना, स्टील हमारा एक एलॉय होता है। स्टील में कभी जंग लगते देखो, जो जैसे साइकिल की हैंडल होती है उसमें कभी रस्ट लगता है, नहीं लगेगा। स्टील की जो हमारे बर्तन आते हैं, जो वेसल्स होते हैं, उसमें कभी भी रस्ट नहीं लगते क्योंकि वो एलॉय होता है, ठीक है। और इसका दूसरा एप्लीकेशन क्या है, दूसरा है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी होती है, रेंसिडिटी का मतलब क्या हुआ, रेंसिडिटी में क्या होता है कि देखो जो हम लोगों की खाने वाली चीज़ें हैं, जो हमारे फूड स्टफ्स होते हैं, अगर उसको खुली जगह में रख दिया जाए तो खुली जगह में रखने से क्या होगा, उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है ना। जैसे हम लोग यहाँ रस्टिंग में क्या हुआ था, ऑक्सीजन ही ऐड हो रहा था तभी रस्ट बन रहा था। वैसे जो हमारे खाने वाली चीज़ें होती हैं उसमें अगर ऑक्सीजन ऐड हुआ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे वो सड़ जाएगा, उसमें बैड स्मेल आने लगती है, उसका बैड टेस्ट हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। और रेंसिडिटी से बचाने के भी कई तरीके होते हैं, जैसे एक एंटीऑक्सीडेंट मिला देते हैं, ठीक है, या रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, गर्मियों में देखो खाना हमारा जल्दी ख़राब हो जाता है। इससे क्या होता है, रेफ्रिजरेटर में क्या होगा कि ज़्यादा टेम्परेचर अगर कम रहता है तो रेंसिडिटी स्लो हो जाती है, उसकी जो प्रोसेस होती है वो स्लो हो जाती है। तीसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, वैक्यूम पैकिंग करते हैं जो, और या उसमें कोई नॉन रिएक्टिव गैस भर दिया जाता है, जैसे चिप्स कुरकुरे की पैकेट आती है उसमें, या तो वैक्यूम पैकिंग करें, मतलब ऑक्सीजन ना रहे बस, क्योंकि ऑक्सीजन से क्या होगा, चीज़ें हमारी सड़ जाएगी जो खाने वाली चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो है एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, और जो एग्जाम्पलर का एमसीक्यू टाइप, क्योंकि तुम लोग का बोर्ड का पेपर होगा तो ऑब्जेक्टिव अगर होने वाला है तो उसमें हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाएंगे।